तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 374 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग अपने ब्रेक थ्रू को नहीं कर पाया होता है, तो फिलहाल इस एपिसोड में लू फेंग कहता कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं अभी अपने 15 क्लोन्स के अंदर कोई भी कमी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब लू फेंग ने ऑलरेडी लॉर्ड जिंगमेंग से कई दफ़ा ये सुन रखा था, उनके बारे में जान रखा था कि कैसे लॉर्ड जिंगमेंग को खुद भी ब्रूट फोर्स से ब्रेक थ्रू करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगी थी। उन्होंने अपने एंडलेस टाइमलाइंस तक को तबाह कर दिया था, मतलब उतने टाइम तक अपने आप को कल्टीवेट कराने में झोंक दिया था। अपने लू फेंग की कल्टीवेशन पाथ बहुत ही सिंपल थी लेकिन मल्टीपल स्टेजेस में थी। लू फेंग सबसे पहले अपने ब्लड लाइन और मटेरियल्स को कॉम्प्रीहेंड करना था, जो कि उसकी फर्स्ट स्टेप थी और लू फेंग ने इसको पूरा कर दिया था। सेकेंड स्टेप जो होती है लू फेंग ने जो की होती है वो होता है खुद के डॉ को क्रिएट करना, और थर्ड स्टेप होती है अपने डॉ के बनाए हुए जो बन जाते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। जबकि लू फेंग ने अपने सेकेंड टेक्निक को भी, सेकेंड स्टेप को भी क्रिएट कर दिया था। तो लू फेंग कहता है कि फिलहाल में मैंने अपने अंदर कोई भी फ्लॉज को नहीं महसूस कर पाऊँ। तो चलो थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो कि प्रैक्टिस होता है। अब लू फेंग सोचता है और कहता है कि ये फर्स्ट फेज जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर आने वाली है उसमें मैं सर्वाइवल एबिलिटी को टेस्ट करने वाला हूँ। मेरी हिनवा लाइफ एंड डेथ डॉ अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करती है, जो कि अल्टीमेट लाइफ फॉर्म को दर्शाती है और अपने एक्सट्रीम सर्वाइबिलिटी के लिए जानी जाती है। चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरे पास जो ये 15 क्लोन्स हैं वो अपने सर्वाइविंग की एबिलिटीज में कितने खरे उतरते हैं। लू फेंग अपने कल्टीवेशन चैम्बर में ही बैठा था और असल में लू फेंग की कल्टीवेशन चैम्बर बाकी के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और एक मैसिव फॉर्मेशंस उस कल्टीवेशन चैम्बर में अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। लू फेंग उन क्लोन्स को फिफ्थ फॉर्मेशंस के अंदर डाल देता है। वहाँ पर यह बताया जाता है कि आप 15 के 15 क्लोन्स अपने 1/10 एक्सट्रीम स्टेट में होते हैं, और ये फेयर भी था। मतलब लू फेंग की एक क्लोन की बात कर लो तो वहाँ पर जो स्टेट में थी लू फेंग जिसको टेस्ट करने वाला था वो सिर्फ 1/10 पावर को पोजेस कर रहा था, क्योंकि अगर सभी को अपने हाईएस्ट पीक लेवल पे मेंटेन किया जाए तो लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, और लू फेंग अपने 15 क्लोन्स को साइमल्टेनियसली लिमिट तक नहीं ले पा जाएगा। मतलब उसके टेस्ट को वो कम्प्लीटली पास करवा ही नहीं पाएगा जितना वो करना चाहता है। इसलिए वो अभी 1/10 पावर को ही यूज़ कर रहा था ताकि वो अपने सोल के ऊपर थोड़े से प्रेशर को कम कर सके। अब लू फेंग कमांड करता है और कहता है कि चलो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की अटैक को सिमुलेट करना चालू करो। अब लू फेंग जिसको कमांड कर रहा था वो ऑरिजिन लैंड होती है। अब यहाँ पे ऑरिजिन लैंड की तरफ से आवाज़ आती है जो कहती है कि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से इंटेंसिटी से स्टार्ट की जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और सभी 15 क्लोन्स पे समान तरीके से अटैक होगी। और वहाँ पे एक जेंटल वॉइस कहती है प्रैक्टिशनर लू फेंग, हमारी जो इंटेंसिटी है अर्ली स्टेज हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की वो शुरुआत होती है। बहुत ही जल्द एक डीप ब्लू चारों तरफ से आती है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, देखो लू फेंग ने उन 15 के 15 क्लोन्स को फॉर्मेशंस के अंदर डालकर खुद बाहर से वो देखने लगा फॉर्मेशंस के अंदर अटैक की जाएंगी जो कि वर्ल्ड लेवल तक की जाएंगी, और लू फेंग बस टेस्ट करना चाहता कि अगर उसकी जो पावर से वो कितना सर्वाइव कर पाएंगी। तो वहाँ पे सबसे पहले अर्ली स्टेट हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की पावर्स पहले से अटैक की जाती है और बहुत ही जल्द डीप ब्लू फ्लेम्स उस पर अटैक करना शुरू करती हैं। अब ऑरिजिन लैंड के पास जो कैपेबिलिटीज थी वो आराम से इस पावर से वर्ल्ड क्लास ह्यूमन परफेक्शन लेवल तक के पावर्स को सस्टेन कर सकती थी। मतलब उस लेवल तक आराम से अटैक्स को किए जा सकती थी। अगर उससे भी ऊपर जाना है एंचेस्टर लेवल में तो आपको इनॉर्मस पॉइंट्स की जरूरत होगी, तभी आप उतने लेवल के अटैक्स को करवा सकते हो। अब 15 लू फेंग अपने आप को वहां पे बस बैठाया हुआ था और वो सभी डीप ब्लू फ्लेम्स में बैठकर जल रहे थे, लेकिन उन सब के ऊपर कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो ब्लू फ्लेम सडनली अपने आप को डार्क ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। मतलब जो पहले शुरुआत में हल्की फुल्की फ्लेम्स थी वो एकदम से खतरनाक फ्लेम्स हो जाती हैं और सभी उन सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि वहां पर वो पूरी की पूरी क्लोन्स आग में झुलस चुकी थी, लेकिन वो 15 के 15 क्लोन्स उस पर खरोच तक नहीं लगती। लेकिन तभी जेंटल वॉइस फिर से कहती है
कि हमारे इस अटैक के इंटेंसिटी को मिड स्टेज हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म में बढ़ाते हैं और उसकी पावर्स फिर से बढ़ जाती हैं, जिसके साथ दिखाया जाता है पावर बढ़ने लगती है और वहाँ पे अटैक होती है। लेकिन उसी के साथ कुछ नहीं होता और फाइनली पावर्स लेट स्टेज हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म तक चली जाती है, फिर से पावर्स बढ़ती है। लेकिन कुछ क्लोन्स के अंदर सरफेस के ऊपर डैमेज होना शुरू होती है, मतलब वो स्किन जलने की जैसी ऐसी डैमेज हो रही थी, कोई खतरनाक वाली नहीं, लेकिन वो माइनर इंजरीज थी। बहुत ही जल्दी वो आराम से हील हो जा रही होती है, जिसके साथ कुछ नहीं होता तो फिर से आवाज आती है और क्या आती है कि इंटेंसिटी को अर्ली स्टेज वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले जाया जा रहा है और फिर से कई सारे फॉर्मेशन से अटैक होना शुरू हो जाते हैं और 15 के 15 क्लोन्स पे अटैक होने लगते हैं। अब यहाँ पे हाई लेवल से डायरेक्टली अर्ली स्टेज ह्यूमन क्लास वर्ल्ड क्लास लेवल तक चली गई थी और दोनों के बीच का जो पावर गैप होता है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर क्लोन्स के ऊपर हार्म होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्लोन्स बहुत ही हेवली डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एक क्लोन को दिखाया तो जाता है कि उसके ऊपर सिल्वर वाइट स्केल्स थी और वो सिल्वर वाइट स्केल्स पूरी तरह से टूटना शुरू होती हैं, उनके ऊपर इनविजिबल फ्लक्चुएशंस अपीयर होना शुरू करती है, उनकी फ्लैश टेंडर्स मेम्ब्रेन्स ये सभी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है और तबाह होने लगती हैं। सिर्फ ब्लैक एंड गोल्ड स्केलेटन ही बचने लगता है जो कि उसको रेसिस्ट कर रही थी, मतलब लू फेंग का क्लोन्स पूरी तरह से तबाह हो चुका था, बस सिर्फ हड्डियां का ढांचा बचा हुआ था जो कि उसको रेसिस्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी वो अभी जिंदा थी। अब ये क्लोन स्केलेटन में रिड्यूस हो चुकी थी, इसकी स्केलेटन पावर अपने ऊपर के अपने अंदर के ऑरिजिन कोर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब देखो लू फेंग के अंदर भी ऑरिजिन कोर्स मौजूद हैं, जिससे कि अगर तबाह ना किया जाए तो लू फेंग वैसे मरने वाला नहीं, लू फेंग का क्लोन तबाह नहीं होने वाला है। तो अभी कि फिलहाल यही हो रहा था, वो स्केलेटन उस ऑरिजिन कोर को रोक रहा था तबाह होने से, लेकिन यहाँ प्रेशर काफी ज़्यादा बढ़ रही थी और वो हड्डियां भी टूटना शुरू करती हैं और लाइफ ऑरिजिन कोर्स भी कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। कुछ ही ब्रेड्स के बाद स्केलेटन धूल बन जाती हैं, लाइफ को टूट जाती हैं और उन 15 में से एक क्लोन्स तबाह हो जाती है, मतलब अभी 14 क्लोन्स बचे हुए होते हैं। अब लू फेंग उस सीन को देखकर कहता कि क्लोन नंबर 2 सबसे पहले कोलैप्स होने वाली बन चुकी है और लगता है कि इसके अंदर स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम ही फ्लॉ है। और लू फेंग ये देखकर हंसने लग जाता है, मतलब लू फेंग को पहले नोटिस नहीं हुआ था कि यहाँ पे इसके अंदर ये कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन इतने पावरफुल अटैक के साथ और साथ में 15 क्लोन्स के साथ कंपेयर करने से लू फेंग अपने क्लोन नंबर 2 के स्ट्रक्चर्स को देखकर पहचान जाता कि आखिर इसमें कौन सी कितनी बड़ी फ्लॉज हो सकती हैं। लू फेंग कहता है कि मैंने अपने अल्टीमेट को पाने के लिए अपनी मैसिव बॉडी बनाई, लेकिन इस मैसिव बॉडी बनाने के चक्कर में मैंने अपने स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम को ही कंट्रोल करना कम कर दिया, उसको वीक बना दिया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी तो बड़ी हो गई लेकिन मेरी अपनी विल कॉन्शियसनेस सिस्टम कमजोर हो गई, जिसकी वजह से वो अपने पूरे के पूरे बॉडी को मैनेज नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए, उसके डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को कम कर दी, उसको ही नैस नहीं कर पाए, इसकी वजह से सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो गया। लू फेंग कहता है कि अगर मेरी स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम परफेक्ट होती तो मेरी ये बॉडी काफ़ी देर तक और टिक जाती, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी होती है आपकी स्पिरिचुअल विल सिस्टम उतनी ही ज़्यादा डिमांड करती हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपने आइडिया को समझ जाता है और कहता है कि चलो कोई ना, अगली बार मैं करूँगा तो ध्यान रखूँगा, जिसके साथ ऐसे ही बहुत सारी बकवास होती है इस स्पिरिचुअल विल सिस्टम के बारे में जो कि आपको ऑलरेडी पता होता है। बूम, फिर से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस होती है और वहाँ पे नई फॉर्मेशंस आना शुरू होती हैं। ये फ्रॉस्टी फॉर्मेशंस होती जो कि लू फेंग के सारे बॉडीज को जमाना शुरू करती ताकि वो उसको तोड़ कर रख सके और सर्वाइविंग क्लोन्स और भी वर्स तरीके से टूटना शुरू होती हैं। लू फेंग देखने में कहता है कि क्लोन नंबर 9 ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर सकती है, क्योंकि जो क्लोन नंबर 9 की बॉडी होती है उसके ऊपर डीप डार्क ग्रीन स्केल्स तो थे, लेकिन वो टफ होने के बावजूद भी उसको सह नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक फ्रॉस्ट और कोल्ड मौजूद थी जो कि अपने स्केल्स के ऊपर माइनर क्रैक्स को तो दिखा ही रहे थे, लेकिन उसके बॉडी के अंदर जो फ्लैश बोन्स टेंडन्स थे वो सभी डिसइंटीग्रेट होकर एनिलेट हो चुके थे। मतलब ऐसा समझो कि मान लो कि आयरन मैन का सूट है तो अंदर का टोनी स्टार्क खत्म हो चुका है, बस आयरन मैन का ढांचा ही बचा हुआ है। सेम टू सेम अपने क्लोन नंबर 9 के साथ भी हो रहा था। आउटर स्केल्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इंटीरियर वीक थी, जिसकी वजह से उसकी ओरिजिन लाइफ कोर्स भी लगभग खत्म होने वाली थी। और लू फेंग कहता है
कि इस क्लोन नंबर 9 में मैंने ड्यूअल कोर पैरेलल क्रिएशन आइडिया को लिया था। ये ड्यूअल कोर मैंने ब्लड स्केल से लिया था जो कि स्टार्टर में मौजूद है, और इसमें मैंने ऑरिजिन सिस्टम और साथ में ब्लड स्केल सिस्टम को मिलाया ताकि मैं इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूं। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसकी सर्वाइविंग एबिलिटी कमज़ोर हो गई और इसकी पावरफुल स्किल्स तो स्ट्रॉन्ग थी ही, जिसकी वजह से ये सेकेंड हुई जो कोलैप्स होना शुरू हो चुकी है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है तो अर्ली स्टेज वर्ल्ड क्लास ह्यूमन पावर्स के अटैक से वो क्लोन्स धीरे धीरे एक एक करके एनिलेट होना शुरू हो जाती हैं, और बताया जाता है कि 15 क्लोन्स में से 3 ऐसे क्लोन्स थे जहां पर उसने लू फेंग ने डुअल कोर पैरेलल अप्रोच को यूज़ किया था, और वो भी पेरिस हो चुके थे। जहां पर लू फेंग कहता है कि इससे मुझे प्रूफ होता है कि जो मेरा डुअल कोर पैरेलल पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉ है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ को अचीव करना चाहता था जिसमें कि मुझे कोई में भी कामयाबी नहीं मिलती, ना ही मैं उतना स्ट्रांग हो पाया और ना ही ये इतनी पावरफुल है। अब जैसे जैसे पावर इंक्रीज होने लगती है एक एक करके सारी क्लोन्स डिस्ट्रॉय होने लगती है, और तभी आवाज़ फिर से आती है और कहती है कि इंटेंसिटी को लेट स्टेज से नहीं मिड स्टेज वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तक बढ़ाया जा रहा है। अब इस पॉइंट तक फॉर्मेशंस की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी। कोई ऑर्डिनरी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तो एकदम से राख में बदल जाता, और यहाँ तक कि एक न्यूली वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स भी जिसने कि अपने टेक्निक्स को परफेक्ट नहीं किया है वो भी इस पावर को ज़्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर सकता। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर लू फेंग की 3 क्लोन्स अभी भी रेसिस्ट कर रही होती हैं, मतलब 12 क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे और 3 क्लोन्स बचे हुए होते हैं। अब यहाँ पे पिछले 12 क्लोन्स जो होते थे वो एक एक करके अर्ली स्टेज वर्ल्ड क्लास ह्यूमन फेज में ही एनिलेट हो चुके थे, और वहाँ पर लू फेंग को कई सारे फ्लॉज देखने को मिलते हैं और उससे ट्रेमेंडस गेन भी मिलता है। अब तभी बूम वहाँ का स्पेस फॉर्मेशन ट्विस्ट होने लगता है और ब्लैक ऑफ फ्लेम्स निकलना शुरू होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और वो पूरे के पूरे 3 बॉडीज़ के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती हैं। उनके फ्लेश बोन्स टेंडन सबको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। उनकी कंडीशंस बहुत ही ख़राब होने लगती हैं। अब यहाँ पर ये 3 क्लोन्स बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति होते हैं। हमें बताया जाता है कि क्लोन नंबर 7 उनमें से एक होता है जो कि 15 में से सबसे छोटा होता है। अल्दो ये साइज में सबसे कम होता है, लेकिन इस बॉडी को एक वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये अभी तक होल्ड ऑन कर रहा था। वहीं पे क्लोन नंबर 12 भी बचा था जो कि सारे बॉडीज़ का सबसे बड़ा बॉडीज़ होता है, जो कि अपने स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम पे रिलाई कर रहा था और वो अपने पावर्स को यूज़ कर सारे अटैक्स को रसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे क्लोन नंबर 11 भी बचता है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी होता है साइज के मुकाबले में, और कहा जाए तो अभी के फिलहाल में 2 सबसे बड़े क्लोन से और एक सबसे स्ट्रॉन्ग एक सबसे स्मॉलेस्ट क्लोन था जो कि अभी तक इंड्योर कर रहा था। अब जैसे लू फेंग क्लोन नंबर 11 को देखता है लू फेंग कहीं ना कहीं स्टन हो जाता है क्योंकि लू फेंग ने सेम टू सेम क्लोन नंबर 2 के जैसे ही अप्रोच से क्लोन नंबर 11 भी बनाई थी। मतलब लू फेंग ने अपने क्लोन नंबर 2 के अंदर विल कॉन्शियसनेस सिस्टम से बनाए थे, लेकिन क्लोन नंबर 2 फेल हो चुकी थी जो कि सबसे पहले फेल हुई थी, लेकिन क्लोन नंबर 11 सबसे लास्ट तक टिकी हुई थी। मतलब दोनों को सेम अप्रोच से ही लगभग बनाया गया था, लेकिन सेकंड नंबर वाली डिस्ट्रॉय हो गई सबसे शुरुआत में और 11 नंबर लास्ट तक टिकी हुई है। तभी दिखाया जाता है बूम वहाँ पे वो सभी साइमल्टेनियसली कोलैप्स हो जाते हैं और तीनों क्लोन्स बॉडीज कंप्लीटली सैटर हो जाती खत्म हो जाती हैं। जहाँ पे दिखाया जाता है कि 2 तो खत्म ही हो चुके थे और वो अल्टरली धीरे धीरे करके एनिलेट होने लगते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं बचता। लेकिन दिखाया जाता है कि लास्ट में एक क्लोन नंबर 11 बचता है जो कि उन बचे हुए दोनों क्लोन से भी काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि उनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, लेकिन दिखाया जाता है कि डिसइंटीग्रेट होने के बावजूद वहाँ पे 1 लाख लाइफ ऑरिजिन कोर्स मौजूद थी। वो अभी भी हवा में फ्लोट कर रही थी। वो टेरिफाइंग अटैक अभी भी अपने लू फेंग के ऑरिजिन कोर्स को स्टार फॉर्मेशंस के रूप में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे वो सारे क्लोन्स वो सारे ऑरिजिन कोर्स एक साथ मिलकर स्टार फॉर्मेशंस बनाए थे ताकि वो उस अटैक को रसिस्ट कर सके। उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पहले के प्रीवियस फ्लेश और बोन्स को भी सरपास कर चुकी थी और लू फेंग इसको देखकर हैरान हो जाता और कहता है कि क्लोन नंबर 11 के अंदर जो ऑरिजिन कोर्स है वो तो मेरी फिजिकल बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब जितना फिजिकल बॉडी नहीं सह सकती उतना ज़्यादा क्लोन नंबर 11 की लाइफ ऑरिजिन कोर
सारी होती है जो कि सारे लॉजिक को डिफाइन कर रही थी, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की जो बॉडी होती है वो उनके लाइफ कोर्स से ज़्यादा टफर होती है। मतलब एक बार बॉडी नहीं सह सकती तो उनकी कोर इजिली डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन लू फेंग के इस क्लोन के साथ एकदम से उल्टा हो रहा था। यहाँ पे बॉडी वीक निकली और उनके ओरिजिन कोर्स वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले होते हैं जो कि लॉजिक को डिफाइन नहीं करते हैं, जो कि लॉजिक से भी परे हो चुकी थी। अब दिखाया जाता कि उस थंडरबोल्ट की पावर्स बढ़ना शुरू करती हैं। वहाँ पे फ्यूरियस लाइटनिंग स्ट्राइक चारों तरफ से लगने लगती है। वहाँ पर कुछ ओरिजिन कोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। 1 लाख थी तो ऑफकोर्स उनमें से कुछ तो सैटर होंगी ही, लेकिन बाकी के अभी भी रेसिस्ट कर रहे थे। हर एक ओरिजिन कोर्स अपने लाइफ अपने सर्वाइबिलिटीज को दर्शा रही थी और लगभग वो हंड्रेड्स ऑफ ब्रेड्स तक रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी नंबर्स कम होते जा रही थी उनकी कोलैप्स होने की संख्या भी स्पीड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं। जहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ, मैं फाइनली समझ चुका हूँ। अब क्लोन नंबर 11 के अंदर लू फेंग ने अपने फ्लॉज को निकाल दिया था। फ्लॉज ये होती है कि उसमें स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम होने के बावजूद भी उसके अंदर फिजिकल डिफेंस काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, लेकिन इन सब के बावजूद उनमें एक ओवरवेलमिंग एडवांटेज थी जो कि लू फेंग की कोर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। लू फेंग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। अब यहाँ पे लू फेंग की जितनी ओरिजिन कोर क्रिएशन मेथड्स थी वो सबसे परफेक्ट इसी वर्जन में थी। लू फेंग कहता है कि जब मैं अपने डॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को ग्राफ्ट कर रहा था तो मैंने सबसे पहले सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉ से स्टार्ट की थी, जहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके अपने बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले मैंने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर मैं एक एक करके नेक्स्ट स्टेप पे गया और यही मेरी सबसे अच्छी मेथड्स है। अब यहाँ पे लू फेंग की क्लोन नंबर 11 उन सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि लू फेंग ने सबसे पहले इसमें ऑरिजिन सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया था, बाद में चलकर उसने धीरे धीरे सब चीज़ को बनाना शुरू किया और फिर उसने सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉ को भी यूज़ किया और यही उसका सबसे सही तरीका था। और लू फेंग कहता है कि यही मेरा सबसे सही रास्ता है। बहुत ज़्यादा बकवास होने लगती है। लू फेंग यहाँ पे डॉ के बारे में बात करने लगता है। लू फेंग कहता है कि मेरी सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉ ये मेरी इनसाइड से ओरिजिनेट हुई है, जो कि मेरे 6 मेजर सिस्टम्स को पावरफुल बनाती हैं। ये 6 सिस्टम्स मेरे सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ डॉ से ही निकाली गई हैं। अगर मैं इन सबको एक साथ मर्ज करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। मेरे डॉ के पास एक कोर होना ज़रूरी है, ये लाइफ ओरिजिन ही कोर होगी जो कि चारों तरफ ही इसके सभी घूमेंगे। मतलब एक कोर के चारों तरफ अपनी पूरी की पूरी लाइफ घूमेंगी। जब तक इस कोर को डिस्ट्रॉय ना किया जाए जब तक कुछ नहीं हो सकता। लू फेंग कहता है चलो शुरू करते हैं। लू फेंग ने अपने 15 क्लोन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुकी होती है, इसलिए वो फिर से अपने आप को रिक्रिएट करना चाहता था और वो यहाँ पे कहता है कि चलो फिर से करते हैं। अब एक ही सोच के साथ लू फेंग अपने 3 मोस्ट रेजिलियंट क्लोन्स को फिर से रिक्रिएट करता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके और अच्छे से समझ सके, और फिर से वो अपने डॉ को क्रिएट करना शुरू करता है। अब तभी मिस्टिक रून पैटर्न्स भी वॉइड के अंदर मैटेरियलाइज होने लगती हैं और इस समय लू फेंग अपने ओरिजिन सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर काफ़ी ही ज़्यादा शॉर्ट थी। ऑफ कोर्स मैंने इसमें कुछ पार्ट स्किप भी की थी जो कि कुछ ज़्यादा ही बकवासी आपको ऑलरेडी पता है, और आप चैप्टर्स पढ़ो भी तो आपको समझ में आ जाएगी यार कितना ही बोरिंग थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमें राइटर ने ऑलरेडी बता दिया है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें लॉर्ड लुओ देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें लू फेंग का ब्रेक थ्रू करवा ही दिया जाए और नेक्स्ट चैप्टर में अपना लू फेंग एक ओवरलॉर्ड बन ही जाए, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल वाली वीडियो एक्साइटिंग तो हो गई ही। तब तक के लिए बाय।